टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसी प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर जो रदरफोर्ड सर ने जो परमाणु का नया मॉडल दिया था, और इसके लिए जो उन्हें जो रदरफोर्ड को 1922 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो हमारे लोग समझते हैं आज लोग कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। ये जो आपको चित्र दिख रहा है यही है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सी जो है पट्टी ली, कांच की पट्टी। ये जो आपको दिख रहा है ये कांच की पट्टी है, जिसके बीच में जो है एक जगह पर जो निर्वातित कोष्ठ है, कोष्ठ यानी खाली जगह। तो कुछ कांच की ऐसी पट्टी ली जिसमें कि एक खाली जगह, और खाली जगह में रखना क्या है तो अल्फा कण का स्रोत। तो अल्फा कण जो है रेडियो सक्रिय तत्व से निकलता है। रेडियो सक्रिय तत्व हो गया जैसे में पोलोनियम। यहाँ पर आप रेडियो सक्रिय तत्व अगर रख देंगे तो जो अल्फा किरण स्रोत वो बन जाएगा, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व से जो है ज्यादा मात्रा में अल्फा किरण उत्सर्जित होता है। यहाँ पर जो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये है पोलोनियम, या कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व हो सकता है जिससे कि अल्फा किरण निकलता है। और ये जो आपको ये ढेर सारा डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ये है किरण पुंज, अल्फा किरण पुंज। ये अल्फा किरण पुंज है। और यहाँ पर जो ये है सोने की पट्टी। तो सोने की पतली पट्टी को जो है दो वस्तुओं के बीच के सहारे जो है इसको स्थिर करके खड़ा रखा गया। ये है सोने की पतली पट्टी। और यहाँ पर जो ये गोल सा दिख रहा है आपको ये है जेडएनएस, जिंक ब्लेंड का पर्दा। ये है जिंक ब्लेंड का पर्दा, और इसी पर एक जगह लगा दिया गया सूक्ष्म दर्शी लगा दिया गया। तो ये किया था किसने, रदरफोर्ड सर ने ऐसा पर। तो उनमें क्या हुआ कि जब पोलोनियम से जो किरण पुंज निकला, पोलोनियम जब रखा गया तो इससे जो किरण पुंज निकलता है। तो जब इससे किरण पुंज निकला तो यहाँ पर देखा गया कि जिस स्पीड से या जिस इसमें जितनी तीव्रता थी, जितना लाइट था इसमें, उतना जो इधर नहीं आ रहा है, लेकिन इधर भी परस्फुरन हो रहा है। परस्फुरन समझ लेते हैं। तो परस्फुरन अर्थात हल्का फुल्का प्रकाश दिखना, हल्का फुल्का प्रकाश, ज्यादा प्रकाश नहीं, हल्का फुल्का लाइट दिखना। तो हल्का फुल्का इधर लाइट दिखता था। और तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसे कुछ रोका जा रहा है, यहाँ पर जो है इन्हें रोका जा रहा है। ये जो किरण पुंज निकले अल्फा किरण को रोका जा रहा है। और इसी तरह सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो कहीं पर जो है पूरी तरह से जो ये जितना तीव्रता, जितना जो है अल्फा किरण इधर मात्रा में थी उधर इतना भी है। कुछ जगह पर देखा गया तो ये एंगल पर आ रहा है, टेढ़ा एकदम कुछ एंगल बना के आ रहा है। तो ये रदरफोर्ड सर ने जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो इससे दो निष्कर्ष निकला कि कुछ किरण पुंज जो है अल्फा किरण सीधे आर पार हो जा रही है, सोने की पतली पट्टी से कुछ किरण जो है अल्फा किरण आर पार हो जा रही है, लेकिन कुछ जो है वापस लौट जा रही है, और कुछ जो है थोड़ा टेढ़ा चल रहे हैं, एंगल बना के, कुछ कोण बना के जो है वो आर पार हो रही है। कुछ सीधे आर पार हो जा रही है और कुछ आर पार हो ही नहीं बल्कि वापस लौट जाए, अर्थात परावर्तन हो जा रहा है। तो ये जो ये परावर्तित जो अल्फा किरण है, तो इसमें जो तीन तरह की घटना देखी गई। तो उससे उन्होंने जो तीन प्रकार के जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो सबसे पहला जो उनका निष्कर्ष था कि जो किरण जो सीधे आर पार हो जा रही है, इसका मतलब है कि जो अल्फा किरण जो सीधा आर पार हो जाए इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। तो सबसे पहला जो रदरफोर्ड सर का परमाणु मॉडल का पहला जो सिद्धांत है, ये पहला तथ्य है, वो है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था इसे कि इसमें जो ये जो भाग है ये वापस लौट जा रहा है। मतलब वापस क्यों लौट रहा है, तो इसका मतलब है ऐसी कोई यहाँ पर शक्ति, अल्फा किरण जो वो धनावेशित होती है, अल्फा किरण धनावेशित होती है। तो धनावेशित कण को जो किसी ने मोड़ दिया, तो धनावेशित कण को वही मोड़ सकता है जो उसी के जैसा, अर्थात धनावेशित कण ही जो है किसी दूसरे धनावेशित कण को वापस लौटा सकता है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात समान आवेश जो एक दूसरे को दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर विपरीत आवेश हो जाए, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर, तो जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा तो वो जो परावर्तित नहीं होगा बल्कि आर पार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परावर्तित हो रहा है अर्थात वापस लौट जा रहा है आधे रास्ते से। इसका मतलब है कि ये अगर धनावेशित है तो यहाँ पर भी कोई धनावेशित कण है जो कि इसे वापस भेज रहा है। तो इससे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, परमाणु का नाभिक जो है वो धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है।
तो पहला हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, दूसरा हो गया कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और जिसका नाम जो उसमें जो नाभिक में जो धनावेशित कण होता है उसका नाम है प्रोटॉन। उसके बाद जो तीसरा उन्होंने कहा था, तो तीसरा उन्होंने कहा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है, चूंकि एंगल से एक जो जो परिकीर्णित हो जा रहा है, ये जो परिकीर्णित हो जा रहा है इसका मतलब है कुछ भाग जो जो इसका अपवर्तित जो आर पार हो गया, लेकिन अब आर पार हुआ फिर भी जो ये वापस लौट गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसका अर्थ है कि इसका द्रव्यमान जो है, जो यहाँ पर कुछ ऐसे कण है जिसके कुछ द्रव्यमान, तो ये जो द्रव्यमान है, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। तो नाभिक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो इसमें जो एक बात याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं होते बल्कि नाभिक के बाहर चारों ओर घूमते रहते हैं, तो ये हो जाता है। तो इसलिए जो ये 3 पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखने कि परमाणु का नाभिक सॉरी परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, दूसरा परमाणु का नाभिक जो है धनावेशित होता है, तीसरा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, चौथी बात जो आपको याद रखनी है कि परमाणु का नाभिक जो है वो कितनी त्रिज्या कोटि का होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या कोटि का होता है। तो ये इतनी त्रिज्या में ही जो परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर वहीं पर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, मान लीजिए ये नाभिक है और इसके चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसका भी तो कुछ जो इसके जो इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ का भी कुछ त्रिज्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ का जो त्रिज्या होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये अभी आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना। इसके जो मूलतः 3 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में बैठा के रखना कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में केंद्रित होता है। और इसी में उन्होंने कहा था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर नहीं बल्कि नाभिक के बाहर चारों ओर जो है कक्षीय वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्षा में जो घूमता रहता है, तो कोई भी चीज जब वृत्तीय कक्षा में घूमती है तो उसे स्थिर रहने के लिए जो है उसे अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है और मान लीजिए कोई पॉइंट है और एक गोलीयकार रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता, और मोटरसाइकिल अगर उस पर घुमाना चाहते हैं बिना रुके, तो उसे जो एकदम स्थिर रूप से चलने के लिए वो अगर मोटरसाइकिल गिरना नहीं है तो उसे हमेशा अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करना होगा, तब जाकर वो नहीं गिरेगी। तो वृत्तीय कक्षा में जो स्थिर होकर घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन भी जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो उसे भी अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। तो उसे जो अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है उससे इलेक्ट्रॉन जो है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग, और इसी प्रयोग के आधार पर जो उन्होंने परमाणु का नया मॉडल दिया था, तो इसको समझ के जो आप भी आसानी से जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लिख सकते हैं। इसमें जो कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, बस इस फिगर को आपको समझना है, बस खुद ब खुद जो आप लिख लेंगे माइंड में सेट, तो आपको जो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो अब 2 कमी भी था, इसमें कुछ त्रुटि रही, रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग में 2 त्रुटि रही। तो सबसे पहला जो त्रुटि था वो था रैखिक स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाता है। ये जो रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर पाता है। कौन? वो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। उसके बाद है दूसरा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगाता है नाभिक के, उससे विद्युत चुंबकीय जो तरंग उत्पन्न होता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा का नाश होता है। तो जैसे ऊर्जा का नाश होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे अपनी कक्षा की त्रिज्या घटा लेगा। तो कक्षा की त्रिज्या घटाता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में ही मिल जाएगा, कक्षा की त्रिज्या छोटे होते होते।
तो इलेक्ट्रॉन में ही मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में मिल गया तो परमाणु जो है अस्थाई हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड का कहना था कि परमाणु अस्थाई होते हैं, परमाणु अस्थाई होते हैं, रदरफोर्ड सर का कहना था। लेकिन जो है इस प्रॉब्लम के अनुसार जो है परमाणु को अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई होना चाहिए। तो इसी मतभेद के कारण जो है ये एक इनकी कमी रही कि जो रदरफोर्ड सर का जो नियम था कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अभी जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और अभिकेंद्रीय बल जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल से प्राप्त कर लेता है। तो यही नियम जो है इस बात का जो है स्पष्ट नहीं कर पाता है कि परमाणु अस्थाई क्या होते हैं। तो ये भी एक त्रुटि रही कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि परमाणु अस्थाई क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।